नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1, संस्वीकृति संबंधी विधि का वर्णन कीजिए। यह स्वीकृति से किस तरह भिन्न है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें एक पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है। State the law relating to confession. How it differ from an admission when a confession made before police officer become admissible in evidence. प्रश्न 2, ग्राह्य मृत्युकालिक घोषणा से आप क्या समझते हैं? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनसे मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में होती है। What do you mean by dying declaration? State the circumstances under which a dying declaration inadmissible in evidence. प्रश्न 3, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? एक दावा या कार्यवाही में सबूत के भार के विनिश्चय संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। What do you understand by burden of proof? State the rules of determining burden of proof in a suit or proceeding. प्रश्न 4, साक्ष्य शब्द की परिभाषा देते हुए यह बताइए कि क्या उसमें शपथ पत्र सम्मिलित है। Define the term evidence and state whether an affidavit is included therein. प्रश्न 5, सूचक प्रश्न किसे कहते हैं? यह कब पूछा जा सकता है तथा कब नहीं पूछा जा सकता है? पुनर्विवेचना कीजिए। What is a leading question? When it can and when it cannot be asked? Discuss fully. प्रश्न 6, विबंधन के सिद्धांत को समझाइए। विबंधन कितने प्रकार के होते हैं? क्या विबंधन अवयस्कों पर लागू होता है? Explain the doctrine of estoppel. What are its kinds? Does it apply to minors? प्रश्न 7, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? उसका मतलब कब सुसंगत होता है? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। Who is an expert? When is his opinion relevant? Explain with illustrations. प्रश्न 8, किसी साक्षी के मौखिक परीक्षण की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कब साक्षी को प्रस्तुत करने वाला पक्ष उसका प्रति परीक्षण कर सकता है। Describe the different stages in testimony of a witness and show whether and when a person producing can cross-examine the witness. प्रश्न 9, रेस जेस्टे के सिद्धांत का उदाहरण सहित पूर्ण विवेचन कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि रेस जेस्टे केवल बेकार ही नहीं वरन सचमुच हानिकारक भी है? Discuss fully the doctrine of res geste and give examples. Do you agree with the view that res geste is not entirely unless but even positively harmful? प्रश्न 10, से अपराधी कौन होता है? क्या वो सक्षम साक्षी है? उसके साक्ष्य की महत्ता बताइए। Who is an accomplice? Is he competent witness? State the value of his evidence. CPC का प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, डिक्री की परिभाषा दीजिए एवं उसके आवश्यक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। डिक्री तथा आदेश में क्या अंतर है? Define decree and analyze its essential elements. What are differences between decree and order? प्रश्न 2, न्यायालयों की अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? सामान्यतया इसे कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? What is meant by the jurisdiction of courts? How many classes it can generally be divided? प्रश्न 3, उदाहरण सहित प्रलिखित प्रांग न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या प्रांग न्याय एक पक्षीय डिक्री पर लागू होता है? Explain and illustrate the principle of constructive res judicata. Can an ex parte decree operate as res judicata? प्रश्न 4, अभिवचन से आप क्या समझते हैं? अभिवचन के मौलिक नियमों का उल्लेख कीजिए। What do you understand by pleadings? Explain the fundamental rules of pleadings. प्रश्न 5, प्रतिसादन मुजराई से आप क्या समझते हैं? विधिक प्रतिसादन तथा साम्यिक प्रतिसादन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। What do you understand by set off? Distinguish between legal set off and equitable set off. प्रश्न 6,
किन प्रयोजनों के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? एक कमिश्नर की क्या शक्तियां हैं? For what purpose can a court issue a commission? What are the powers of the commissioner? प्रश्न 7, अकिंचन वाद कौन दायर कर सकता है? ऐसे वाद दायर करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या प्रतिवादी को अकिंचन के रूप में प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकती है? Who is entitled to file pauper suit? State procedure for filing pauper suit. Can a defendant be allowed to defend in former paupers? प्रश्न 8, सिविल अपील का आधार क्या होता है? किन आदेशों की अपील हो सकती है? What is the ground of civil appeal? Which orders are appealable? प्रश्न 9, निर्देश, पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण को परिभाषित करते हुए उनमें विभेद बताइए। Define, preference, review and provision and distinguish between them. प्रश्न 10, विधिक असमर्थता की परिसीमा अधिनियम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए तथा परिसीमा अधिनियम के अपवादों का भी उल्लेख कीजिए। Explain the term legal disability with reference to Limitations Act. What are the exceptions? Discuss about those provisions of Limitation Act. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, संविधि या कानूनों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। What do you mean by interpretation of statutes? Explain in detail. प्रश्न 2, शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन से आप क्या समझते हैं? निर्णीतवादों की सहायता से समझाइए। What do you mean by literal interpretation? Explain with the help of decided cases. प्रश्न 3, निर्वचन के स्वर्णिम नियम का वर्णन कीजिए तथा अपने उत्तर को निर्णीतवादों की सहायता से समझाइए। Explain golden rule of interpretation and support your answer with case law. प्रश्न 4, निर्वचन के आंतरिक सहयोगियों को समझाइए। Explain the intrinsic aids of interpretation. प्रश्न 5, निर्वचन के बाह्य सहयोगियों को समझाइए। Explain the extrinsic aids to interpretation. प्रश्न 6, संविधियों के भूतलक्षी प्रवर्तन को समझाइए। Explain the retrospective operation of the statutes. प्रश्न 7, संविधान के निर्वचन के नियम क्या हैं? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। What are the rules of construction of the Constitution? Explain in brief. प्रश्न 8, कानूनों के निर्वचन में सजातीय अर्थान्वयन के नियम की व्याख्या कीजिए। Explain the rule of ageism generic in the interpretation of statute. प्रश्न 9, समन्वयपूर्ण निर्वचन के नियम की व्याख्या कीजिए। उसके प्रयोग के कुछ उदाहरण दीजिए। Discuss the rule of harmonious construction. Give some examples of its application also. प्रश्न 10, प्रत्यायोजित विधान आधुनिक काल की अनिवार्यता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। Delegated legislation is indispensable in modern times. Discuss the statement. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, अचल संपत्ति शब्द को परिभाषित कीजिए। उन संपत्तियों को बताइए जिन्हें न्यायिक रूप से अचल संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। Define the term a movable property. State the properties which are judicially recognized as a movable property. प्रश्न 2, एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक है। समझाइए। Once a mortgage is always a mortgage. Discuss. प्रश्न 3, अजन्मे व्यक्तियों के लाभ के लिए हस्तांतरण को वैध रूप से कैसे प्रभावित किया जा सकता है? How can a transfer be effected validly for the benefit of unborn? प्रश्न 4, निहित, स्वार्थ और आकस्मिक ब्याज को परिभाषित करते हुए अंतर बताइए। Define and distinguish vested interest and contingent interest. प्रश्न 5, बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों तथा भारत में इससे संबंधित कानूनों की व्याख्या कीजिए। What is intellectual property? Explain the various kinds of intellectual properties and laws relating to these properties in India. प्रश्न 6, वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर किराएदारों के निष्कासन से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। State the provision relating to eviction tenants of the grounds of bona fide requirements.
प्रश्न 7, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल अधिनियम 1961 के अंतर्गत किराया नियंत्रण प्राधिकारी की शक्तियों व कार्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 डीलिंग विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। प्रश्न 8, बिक्री को परिभाषित कीजिए। बिक्री पूरा होने से पहले और बाद में विक्रेता की देनदारियां क्या है, व्याख्या कीजिए। डिफाइन सेल। What are the liabilities of the seller before and after completion of sale? Explain. प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। अ, कार्यवाही योग्य दावे, व, विनिमय, स, बंधक, द, पट्टा। Explain any two of the following. A, actionable claims. B, exchanges. C, mortgage. D, leases. प्रश्न 10, क्या एक दान निलंबित अथवा समाप्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो किन आधारों पर? Can a gift be suspended or revoked? If yes, on what grounds? प्रोबेशन एंड पैरोल का प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, अपराध शास्त्र का क्या महत्व है? क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? बताइए। What is the importance of criminology? Is the criminology a science? Explain. प्रश्न 2, अपराधों के वर्गीकरण पर एक लेख लिखिए। Write an essay on classification of crimes. प्रश्न 3, दंड के विभिन्न प्रकारों की गणना कीजिए तथा बताइए वर्तमान में उनमें से कौन से दंड प्रचलन में हैं? What are the various kinds of punishment and state what kinds of punishment still exist today? Explain. प्रश्न 4, मृत्यु दंड के बारे में भारत में न्यायिक रूप की विवेचना कीजिए। Discuss the judicial trend in India with regard to death sentence. प्रश्न 5, सुसंगठित अपराध की परिभाषा दीजिए तथा बताइए ये कितने प्रकार के हैं? Define the organized offense and state what are their kinds. प्रश्न 6, राजनीति में बढ़ती हुई आपराधिकता के कारण बताइए। State the causes for increasing criminality in politics. प्रश्न 7, परिवीक्षा को परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों के साथ परिभाषित कीजिए। Define the probation with duties of probation officers. प्रश्न 8, परिवीक्षा के गुण व दोषों की चर्चा कीजिए। Discuss the merits and demerits of probation. प्रश्न 9, पैरोल क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए तथा बताइए पैरोल का क्या उद्देश्य है? What is parole? Define it and state what are its object. प्रश्न 10, पैरोल के संबंध में भारतीय न्यायालयों के रूप की चर्चा कीजिए। Discuss the judicial trend with regard to parole system in India. Local self government including पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, पंचायतों की संरचना, कार्य एवं समस्याओं की व्याख्या कीजिए। Describe the structure, functions and problems of पंचायत। प्रश्न 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कर मौलिक अधिकारों से संबंधों की व्याख्या कीजिए। Explain the directive principles and its relation with fundamental right. प्रश्न 3, भारत में स्थानीय स्वशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। Explain the meaning, nature and scope of local self-government in India. प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। अ, 73वां संविधान संशोधन, ब, 74वां संविधान संशोधन, स, गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना। Explain on any two of the following. A, 73rd Constitution Amendment. B, 74th Constitution Amendment. C, Concept of ग्राम स्वराज of गांधी जी। प्रश्न 5, नगर पालिका चुनाव एवं सीट आरक्षण पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। Write a critical essay on election and seat reservation in municipalities. प्रश्न 6, भारत में पंचायती राज प्रणाली सफल रही है या नहीं? मूल्यांकन कीजिए। पंचायती राज सिस्टम in India has been successful or not? Evaluate. प्रश्न 7, मप्र, नगर पालिका अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों को समझाइए। Explain the main provisions of मध्य प्रदेश Municipalities Act 1961. प्रश्न 8,
शक्ति वितरण के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। प्रश्न 9, नगर पालिका के संगठन एवं संरचना को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अ, संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेद 243 पी, सेड, जी और 280 के संदर्भ में वार्ड कमेटी। ब, कैंटोनमेंट। स, शहरीकरण। द, मताधिकार। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए, वार्ड कमिटीज विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 243 पी, सेड, G and 280 of Constitutional. B, cantonment area. C, urbanization. D, right to vote.